एक लड़का रोहित रहता है जो कि किसी काम से बनारस बीएचयू जा रहा था। तो अचानक उसकी मुलाकात अपनी तलाकशुदा पत्नी से ट्रेन में हो जाती है। वो ट्रेन में ये महसूस करता है कि लड़की जो है वो शादी के बाद बहुत ही ख़राब स्थिति से गुजर रही है। उसकी फाइनेंशियल भी बहुत ही समस्या है और उसके तन पर जो कपड़े थे वो भी बहुत ही गरीबी टाइप का था। स्वास्थ्य भी उसका बहुत ही गिरा हुआ था। उसके बाद जब लड़का उससे पूछता है कि आपकी यह हालत क्यों हो गई, तो वो अपने स्वाभिमान को इसका हालत का कारण बताती है। आज की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों, आप लोगों को सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा और रोमांटिक स्टोरी है। तो पति पत्नी के बीच की रोमांस की बातें हैं। तो आज हम लोग अपने कहानी में ये जानते हैं। आप लोगों से बस एक ही आग्रह है जो मैं हमेशा आपसे करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे कहानी को पूरा जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एक लड़का होता है, उसका नाम रोहित था। ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ था। अचानक उसे भूख महसूस होती है। वह खाने के लिए उठ जाता है। इधर उधर ट्रेन की बोगी में कोई सामान खरीदने के लिए देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र नीचे में सोई हुई एक महिला पर पड़ती है जो उसी के साइड में नीचे वाली बर्थ पर सोई रहती है। रोहित जब उस महिला को देखता है तो वह महिला जो नीचे बर्थ पर सोई थी वो कोई और नहीं, उसी की तलाकशुदा पत्नी थी जिसे रोहित का 3 साल पहले तलाक हो चुका था। उस लड़की का नाम अंजलि था। अचानक अंजलि की भी नज़र रोहित के ऊपर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। रोहित देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी जो 3 साल पहले बहुत सुंदर और स्वस्थ दिखती थी, आज बहुत दुबली लग रही थी और उसके बदन पर जो कपड़े थे, साड़ी जो उसने पहन रखा था, बहुत ही सस्ते और गंदे थे। उसको बड़ा आश्चर्य होता है। वह जिज्ञासावश ऊपर से नीचे की ओर उतर कर आता है और अंजलि के बगल में बैठकर यह जानना चाहता है कि आखिर में इसकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई। जब अंजलि की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो वह खिड़की की तरफ मुंह करके अनजान बनने लगती है, जैसे कि उसने रोहित को देखा ही नहीं। जब रोहित अंजलि के बगल में आकर बैठता है तो वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो वो अंजलि से पूछता है कि आप इस ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं। तो अंजलि कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। दोबारा से जब रोहित फिर पूछता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप दुबले पतले लग रहे हैं। रोहित जब बार बार पूछता है तो अंजलि उससे बोलती है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक है और मैं इस ट्रेन से कहीं जा रही हूँ। वो उसका अच्छा सा जवाब नहीं देना चाहती है। तो रोहित फिर उससे पूछता है कि आपने शादी कर लिया है क्या। तो अंजलि बोलती है नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। वो भी रोहित से पूछती है कि क्या आपने शादी कर ली। रोहित भी नहीं में सर हिला देता है और बोलता है नहीं, अभी तक तो नहीं की है, कोई आपके जैसा मिला ही नहीं। ऐसा बोलकर रोहित थोड़ा मुस्कुरा देता है, लेकिन अंजलि उसका कोई जवाब नहीं देती है। रोहित अंजलि से फिर पूछता है आप कहाँ जा रहे हो। तो अंजलि जवाब देते हुए बोलती है कि मेरी दीदी बनारस में रहती है और मेरे पिताजी भी बनारस में ही हैं। उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए मैं अपने पिताजी से मिलने और उनकी सेवा करने बनारस जा रही हूँ। उसके बाद अंजलि रोहित से पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं। रोहित भी जवाब देता है, बोलता है मैं भी बनारस ही जा रहा हूँ, मुझे भी बीएचयू में कुछ काम है। इसी तरह दोनों में बातें होने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक समोसे वाला उस बोगी में ट्रेन में समोसे बेचने आता है। तो समोसे वाले को देखकर रोहित अंजलि से पूछता है समोसे खाओगी। तो अंजलि बोलती है नहीं, मैं समोसे नहीं खाती। रोहित दोबारा उस पर दबाव बनाते हुए बोलता है अरे यार खा लो, समोसा ही तो है, कुछ नहीं होगा। अंजलि कुछ देर चुप रहकर बोलती है ठीक है, मैं समोसा खा लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोहित आश्चर्य से पूछता है हाँ बोलो, क्या शर्त है। तो अंजलि बोलती है मैं इस समोसे के पैसे दूंगी, आप इस समोसे के पैसे नहीं दोगे। रोहित बोलता है ठीक है। उसके बाद अंजलि उस समोसे वालों को बुलाती है और समोसे लेकर 2 समोसे रोहित को देती है और 2 समोसे खुद खाने लगती है। उसके बाद अंजलि ने पैसे उस समोसे वालों को दिए और अब रोहित और अंजलि में बातें होने लगती है। रोहित फिर अंजलि से पूछता है कि आप
आजकल क्या कर रहे हैं? आपकी आमदनी का स्रोत क्या है? तो अंजलि बोलती है कि मैं एक अच्छे स्कूल में शिक्षिका के रूप में पढ़ा रही हूँ और वहीं से मेरी जीविका चल रही है। रोहित जब यह सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अंजलि भी पैसे कमाने लगी है, यह जानकर उसे खुशी होती है और उसका गुजर बसर अच्छे से हो रहा है, इस चीज की उसे संतुष्टि होती है। वह अंजलि से फिर पूछता है, मैं आपको जीवन यापन करने के लिए 10 लाख दे रहा था जैसा कि कोर्ट ने आज्ञा दिया था, लेकिन आपने वो 10 लाख रुपए लेने से मना कर दिया था। अगर अभी आप वह 10 लाख रुपए ले लेते तो आप अपना खुद का एक विद्यालय खोलकर अच्छा आमदनी कर लेते। आपकी अच्छी आमदनी हो रही होती। इस बात पर अंजलि रोहित को देखकर बोलती है कि नहीं, मेरे अपने स्वाभिमान ने मुझे ऐसा करने से मना किया था। यदि मैं आपके पैसे लेकर स्कूल खोल देती तो मेरा स्वाभिमान मर जाता और मुझे हमेशा यह लगता कि मैं आपके दिए हुए पैसों के टुकड़े पर अपना जीवन यापन कर रही हूँ। आज मैं एक मामूली शिक्षिका हूँ, लेकिन मुझे अपने जीवन में कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत ही खुश। रोहित अंजलि की बातों को सुनकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वह अंजलि से बोलता है कि आपके जाने के बाद मैं बहुत ही दुखी रहता था। मैं अपने किए हुए कामों पर पछता रहा था। आजकल मैं दारू पीना भी छोड़ चुका हूँ और अब मैं एक अच्छे व्यापार को संभाल रहा हूँ। यह सब सुनकर अंजलि थोड़ी खुश होती है और बोलती है, बहुत ही अच्छा है कि आप अपने आदत में सुधार कर चुके हैं। उसके बाद अंजलि पूछती है कि घर में आपके मम्मी पापा कैसे हैं? माँ कैसी है? तो रोहित बोलता है कि माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह जब तक थी उसने हमेशा तुम्हारे बारे में पूछा। वह हमेशा बोलती थी कि बहू को लेकर आओ, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम लोगों के बीच तलाक हो चुका था। माँ अंत तक आपको हमेशा याद करती थी। यह बोलकर रोहित भावुक हो गया और उसकी आंखें भर आई। यह देखकर अंजलि को भी बहुत बुरा लगा। उसके भी आंखों में आंसू आ गए। जब उसने रोहित की मां के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। रोहित अंजलि को यह बताना चाह रहा था कि अब मैं सुधर चुका हूं और अकेला हो गया हूं, मां भी मेरे साथ नहीं है, तो तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। अंजलि के मन में भी कहीं ना कहीं रोहित के लिए प्यार दोबारा जाग रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे। रोहित अंजलि से बोलता है कि अब मैं अच्छे से बिजनेस को संभालता हूँ, अपने जीवन को काट रहा हूँ, लेकिन अकेला जिंदगी नहीं कट रही है। किसी तरह अपने जीवन को अंजलि चुपचाप सुनते रहती है। वह कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है। दोनों के बीच बातें होते रहती है और इसी दौरान ट्रेन जो है वो अपने गंतव्य स्थान बनारस पहुंच जाती है। दोनों को बनारस में उतरना था, इसलिए दोनों बनारस स्टेशन पर उतर जाते हैं, क्योंकि दोनों का स्थान जो उतरने का था वो बनारस ही था और आ चुके थे वो लोग बनारस। उसके बाद रोहित अंजलि से उतरते समय पूछता है कि आपका बनारस में कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? तो अंजलि बोलती है 2-3 दिन मैं पिताजी के साथ रहूंगी, उनकी सेवा करूंगी। मैं अपने स्कूल से भी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। उसके बाद रोहित बोलता है, चलिए अच्छी बात है, मेरी भी यहाँ पर 2-3 दिन का काम है, मैं अपना काम कर लेता हूँ। उसके बाद दोनों साथ में ट्रेन से रिटर्न हो जाएंगे। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी टिकट रिजर्वेशन में करवा देता हूँ। रोहित के ऐसा बोलने पर अंजलि जो है वो थोड़ा सा सकपका जाती है और अंजलि रोहित को मना करती है कि नहीं नहीं, आपकी तो रिजर्वेशन में जाने की आदत होगी, आप हमेशा रिजर्वेशन में सफ़र करते होंगे, लेकिन मैं तो हमेशा जनरल डब्बे में ही सफ़र करती हूँ। रोहित अंजलि से आग्रह करता है कि आप मेरे साथ ही रिजर्वेशन में चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद अंजलि मान जाती है। दोनों अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। 2-3 दिनों तक रोहित और अंजलि अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तीसरे दिन दोनों बनारस स्टेशन पर मिलते हैं। रोहित स्टेशन पर पहले पहुंच चुका था। अंजलि 3-4 घंटे बाद आती है। अंजलि के आने के बाद पूछती है अंजलि रोहित से, आप गए नहीं?
तो रोहित बोलता है, नहीं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। उसके बाद दोनों प्लेटफॉर्म पर ही कुछ खाने पीने लगते हैं। आधे घंटे के बाद ट्रेन आती है। दोनों का बर्थ रोहित ने आसपास में ले रखा था। दोनों ट्रेन में साथ में चढ़ते हैं और एक ही साथ बैठ जाते हैं। दोनों की बातें फिर से शुरू हो जाती है। फिर रोहित अंजलि से पूछता है कि पिताजी कैसे हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है। तो अंजलि बोलती है कि हाँ, अब उनकी हालत में सुधार है और वह अस्पताल से घर पर डिस्चार्ज हो गए हैं। रोहित को खुशी होती है। उसके बाद रोहित अंजलि से बोलता है कि अब तो मेरी माँ भी नहीं है, मैं अब दारू भी नहीं पी रहा हूँ, मेरी जिंदगी अकेले अच्छी नहीं गुजर रही है अंजलि, अगर तुम मुझे सपोर्ट करो, दोबारा से मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मेरे जीवन में रौनक आ जाएगा। इस पर अंजलि रोहित को बोलती है कि अगर आप 3 साल पहले यह करते तो कितना अच्छा होता। हम लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं वो आपके कारण आई है। मैं आपको हमेशा समझाती थी, लेकिन आप दारू पीने में इतने व्यस्त थे कि आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अंजलि बोलती है कि आपके दारू पीने के कारण मेरा एक गर्भपात भी हो चुका था। अगर आप अच्छे से रहते, मुझे प्यार से रखते, तो हम लोगों का आज 2 साल का एक बच्चा होता। यह बात सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने मन में पछताने लगता है। अंजलि को बोलता है कि मुझे अपने दारू पीने की आदत पर बहुत ही पछतावा है और मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें कितना परेशान करता हूँ, मैं तुम्हें कितना कष्ट देता हूँ। मैं सारे अपने किए हुए काम के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अंजलि भी अब रोहित से दोबारा प्रेम करने लगी थी। उसके दिल में भी कहीं न कहीं अपने पति के लिए प्रेम जाग गया था। अब रोहित भी सुधर चुका था, अच्छे से काम करता था, तो उसके दिल में भी रोहित के लिए प्यार जाग चुका था। वह उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। दोनों के बीच दोबारा से प्रेम जग जाता है। उसके बाद रोहित अंजलि को बोलता है कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं अब अच्छे से रहूंगा और हमारा एक बिजनेस भी है जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। अंजलि भी भावुक हो जाती है और वह रोहित के माथे को चूम लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोनों ट्रेन से उतरकर अपने परिवार की सहमति से तुरंत ही कोर्ट के माध्यम से शादी कर लेते हैं। अपनी बहू को देखकर रोहित के पिता बहुत खुश होते हैं। रोहित की माँ तो अब थी नहीं, लेकिन रोहित के पिता अपनी बहू को दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, रोहित को आशीर्वाद देते हैं, वो अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। दोनों खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, हमेशा अपने पार्टनर का ख्याल रखें, उसकी भावनाओं का कदर करें। पति हो या पत्नी, दोनों आपस में तालमेल से रहना चाहिए। मेरी इस कहानी सुनाने का ये तात्पर्य नहीं है कि मैं किसी के परिवार को तोड़ना चाहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग हंसी खुशी के साथ जीवन यापन करें और सजग रहें और मेरी कहानी से कुछ सीखें कि कैसे अपने परिवार को साथ में जोड़ कर रखा जाता है और भावनाओं से जुड़ के रहना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी कहानी को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।